एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की कल्पना कीजिए। एक तरफ से कच्चा माल डाला जाता है और दूसरी तरफ से एक पूरी तरह तैयार प्रोडक्ट निकलता है। राइट। अक्सर हमारी शिक्षा प्रणाली को देखकर, यानी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसको देखकर ऐसी उम्मीद जगती है। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया गया है ना? हाँ, वही तो। बच्चों को एक क्लास में लगातार घंटों तक बिठाया जाता है, उन्हें बस जानकारी दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि दिमाग उस जानकारी को चुपचाप एब्जॉर्ब कर लेगा और एक परफेक्ट एजुकेटेड प्रोडक्ट बाहर आएगा। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर का एक बहुत ही मैकेनिकल दृष्टिकोण है। लोगों को लगता था कि सीखना और सिखाना एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब बस बैठो और सुनो। एग्जैक्टली। एक आम धारणा बन गई है कि सिर्फ सुनना और जो सुना गया है उसे याद कर लेना ही सीखने का सबसे सही तरीका है। लेकिन न्यूरोसाइंस के नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो ये अप्रोच बिल्कुल आउटडेटेड लगती है। और यही हमारी आज की इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब कोई दिमाग के अंदर झांक कर देखता है तो ये फैक्ट्री वाला मॉडल पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है। सही कहा। दिमाग कोई खाली डब्बा थोड़ी है जिसमें बस बाहर से जानकारी भरी जा सके। वही ना, इसका अपना एक अलग, बहुत ही जटिल और सक्रिय तरीका होता है नॉलेज को प्रोसेस करने का। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूरोसाइंटिफिक फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। और इसके लिए हमारे पास काफी ठोस सोर्सेज हैं। हाँ, हम तक्षशिला रिसर्च डेज पर लिखित शिवा नारायण द्वारा लिखित 2 मुख्य स्रोतों को एनालाइज कर रहे हैं। एक है ब्रांचेस ऑफ लर्नोग्राफी और दूसरा है 7 टाइप्स ऑफ लर्नोग्राफी। ये दोनों ही पेपर्स सीखने के प्रोसेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि हमारा दिमाग असल में जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और कैसे एक निष्क्रिय टीचिंग मॉडल से निकलकर एक्टिव बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तक्षशिला न्यूरोसाइंस के इन स्रोतों का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने लर्नोग्राफी का नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। अच्छा, ये लर्नोग्राफी पारंपरिक पढ़ाई से अलग कैसे है? पारंपरिक तौर पर पढ़ाई को सिर्फ एक मानसिक क्रिया माना जाता रहा है, यानी स्ट्रिक्टली कॉग्निटिव फंक्शन। पर लर्नोग्राफी इस अजम्पशन को तोड़ती है। ओके, तो उनके हिसाब से सीखना क्या है? इस नए फ्रेमवर्क के अनुसार सीखना असल में एक मोटर और मॉड्यूलर प्रोसेस है। मोटर और मॉड्यूलर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग के अलग अलग फिजिकल और इमोशनल हिस्से एक आपस में जुड़े हुए ब्लूप्रिंट के तहत काम करते हैं। जब ये हिस्से एक साथ आते हैं तभी कोई जानकारी परमानेंट मेमोरी में बदल पाती है। ये तो हमारी पारंपरिक शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ लग रहा है, क्योंकि जो सिस्टम सदियों से चला आ रहा है वो तो सिर्फ सुनने और रटने पर जोर देता है। हाँ, और ये नए स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये अप्रोच दिमाग की नेचुरल बायोलॉजी के अगेंस्ट है। दिमाग का इवोल्यूशन इस तरह से हुआ ही नहीं है कि कोई एक जगह स्थिर बैठकर घंटों तक लेक्चर सुनता रहे। तो आखिर हमारा सीखने का ये पुराना तरीका फेल क्यों हो जाता है और उसकी जगह फिजिकल एक्शन की जरूरत क्यों है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इंसानी दिमाग में सोचने और लॉजिक का मुख्य केंद्र है, वो अकेले उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। वेट, क्या लॉजिक सेंटर अकेले काम नहीं करता? नहीं, न्यूरोसाइंस दिखाती है कि जब तक कॉग्निटिव एफर्ट के साथ कोई फिजिकल मोटर एक्शन ना जुड़ा हो, दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं करता। अच्छा। सोर्स के अनुसार लर्नोग्राफी इस पूरे प्रोसेस को 5 मुख्य ब्रांचेस में बांटती है और इस फ्रेमवर्क की जो सबसे पहली और फाउंडेशनल नींव है वो है मोटर साइंस, जिसे मोटर लर्नोग्राफी भी कहा गया है। मोटर साइंस। तो इसका मतलब सीखने के प्रोसेस में बॉडीली मूवमेंट का होना अनिवार्य है। बायोलॉजी के नजरिए से बिल्कुल अनिवार्य है। मैं बताता हूँ। दिमाग में कुछ मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, फिर सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया। जब कोई सीखने की कोशिश करता है तो ये तीनों हिस्से मिलकर प्रोसीजरल मेमोरी बनाते हैं। तो इन तीनों का अलग अलग काम क्या होता है इस प्रोसेस में? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एक्शन की शुरुआत करता है, फिर सेरेबेलम उस मूवमेंट को फाइन ट्यून करता है और बेसल गैंग्लिया एक हैबिट फॉर्मिंग क्लच की तरह काम करता है। ये उस क्रिया को ऑटोमेटिकली याद रखने में मदद करता है। ओह वाओ! तो जब कोई स्टूडेंट सिर्फ सुनने के बजाय खुद लिखता है या किसी कॉन्सेप्ट का फिजिकल मॉडल बनाता है तो क्या दिमाग अलग तरह से रिएक्ट करता है? एग्जैक्टली। जब वो अपने हाथों से इक्वेशन सॉल्व करता है
तो वो सिर्फ जानकारी को देख नहीं रहा होता, वो उस जानकारी को फिजिकल एक्शन के जरिए अपने दिमाग के मोटर सर्किट्स में फिजिकली कोड कर रहा होता है। मैं इस प्रोसेस को समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी सोच रही थी। हाँ बिल्कुल, बताइए। क्लासरूम में बैठकर सिर्फ लेक्चर सुनना वैसा ही है जैसे किसी और को जिम में हेवी वेट्स उठाते हुए देखकर खुद के मसल्स बनने की उम्मीद करना। अरे वाह, ये बहुत सटीक कंपैरिजन है ना? कोई भी इंसान सिर्फ एक्सरसाइज को देखकर फिट नहीं हो सकता। जब तक कोई खुद वेट्स नहीं उठाएगा उसके मसल्स नहीं बनेंगे। उसी तरह जब तक कोई खुद हाथों से लिखकर या ड्रॉ करके एक्टिव आउटपुट नहीं देगा, दिमाग के वो प्रोसीजरल मेमोरी सर्किट्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे। सही कहा। सिर्फ लेक्चर सुनने से दिमाग के मेमोरी मसल्स का विकास होना नामुमकिन लगता है। ये जिम वाली एनालॉजी उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से दर्शाती है। लेक्चर सुनना सिर्फ एक सेंसरी इनपुट है, पर असल सीखना एक मोटर आउटपुट है। राइट। यहाँ पर लर्नोग्राफी की दूसरी ब्रांच यानी कॉग्निटिव साइंस का जिक्र आता है। कॉग्निटिव साइंस हमें रीजनिंग और लॉजिक तो देती है, लेकिन वो हवा में तैरते हुए विचारों की तरह होती है। तो उसे ठोस कैसे बनाया जाए? जब इस लॉजिक को फिजिकल मोटर एक्शन के साथ जोड़ा जाता है, तभी वो ठोस आकार लेती है। इन दोनों के मिलने से एक ब्रेन पेज बनता है। ब्रेन पेज? ये क्या होता है? दिमाग के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स जानकारी का एक परमानेंट और स्ट्रक्चरल मैप बन जाना ही ब्रेन पेज कहलाता है। लेकिन थोड़ा रुकते हैं। सिर्फ फिजिकल एक्शन और लॉजिक मिलकर तो किसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकते। मुझे लगता है एक मिसिंग लिंक है यहाँ। आपका इशारा किस तरफ है? अगर दिमाग को इतनी सारी जानकारी में से फोकस करने और एक दिशा तय करने की जरूरत है, तो कोई और ड्राइविंग फोर्स भी होनी चाहिए। यहाँ मुझे स्रोत में पढ़ा गया एक और हिस्सा याद आ रहा है, जो फिजिकल एक्शन से सीधा इमोशन और विजन की तरफ इशारा करता है, जिसे लिम्बिक साइंस और ऑप्टिक साइंस का नाम दिया गया है। हाँ, उस मिसिंग लिंक का जवाब तीसरे ब्रांच यानी लिम्बिक साइंस में मिलता है। स्रोत में इसे वेक्टर लर्नोग्राफी भी कहा गया है। वेक्टर लर्नोग्राफी? फिजिक्स वाला वेक्टर? हाँ, हमारे दिमाग के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसमें एमिगडाला और हिपोकैम्पस जैसे हिस्से शामिल होते हैं। ये हिस्से हमारी भावनाओं और किसी काम को करने की मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। ओके, पर इसे वेक्टर क्यों कहा गया? फिजिक्स में वेक्टर उस फोर्स को कहते हैं जिसमें एनर्जी के साथ साथ एक क्लियर दिशा या डायरेक्शन भी होती है। लर्नोग्राफी इसीलिए इमोशन को एक वेक्टर मानती है। अच्छा, मतलब बिना इमोशन के सीखने की कोई दिशा नहीं होती। एग्जैक्टली। अगर सीखने के प्रोसेस में पॉजिटिव इमोशन और मोटिवेशन की कमी है तो एनर्जी दिशाहीन हो जाती है और दिमाग फोकस खो देता है। इसके ठीक बाद चौथा ब्रांच आता है, ऑप्टिक साइंस, जिसमें विजुओ स्पेशियल और विजुओ मोटर लर्नोग्राफी शामिल है। राइट? सही पकड़ा। इसमें दिमाग का पैराइटल लोब एक्टिव होता है, जो डायग्राम्स, माइंड मैप्स और स्पेशल रीजनिंग का इस्तेमाल करके जानकारी को एक विजुअल फॉर्मेट देता है। यहाँ पर मुझे एक बड़ा डाउट सामने आ रहा है। हाँ, पूछिए। मैं समझ सकती हूँ कि कला या साहित्य या इतिहास जैसे विषयों में भावनाओं की बहुत जरूरत होती है। वहाँ कहानियां हैं, इंसानी जज्बात हैं। लेकिन एडवांस्ड मैथमेटिक्स या क्वांटम फिजिक्स या सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे लॉजिकल विषयों में इन भावनाओं या इमोशंस का क्या काम? वहां तो फोकस सिर्फ प्योर कोल्ड लॉजिक पर होना चाहिए ना। वहां पर न्यूरोसाइंस का नजरिया आम धारणा से थोड़ा अलग है। दिमाग की बायोलॉजी विषयों के बीच भेदभाव नहीं करती। ऐसा क्यों? मेमोरी बनाने वाला दिमाग का हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो सीधे तौर पर इमोशन को कंट्रोल करने वाले एमिगडाला से फिजिकली जुड़ा हुआ है। ओह, मतलब ब्रेन वायरिंग ही ऐसी है। बिल्कुल। अगर किसी को मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत ज्यादा तनाव या स्ट्रेस हुआ है या पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और इससे क्या नुकसान होता है? ये इमोशनल डिसरेगुलेशन पैदा करता है, जो असल में हिप्पोकैम्पस के मेमोरी बनाने वाले प्रोसेस को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। ऐसे में लॉजिक चाहे कितना भी मजबूत हो, दिमाग वो जानकारी को सेव ही नहीं करेगा। बाप रे, मतलब स्ट्रेस में दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है मेमोरी के मामले में? हाँ। इसके विपरीत किसी मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आने वाला आहा मोमेंट या एक नई कोडिंग लैंग्वेज सीखने की क्यूरियोसिटी, ये सब भी भावना ही है। अच्छा, मतलब क्यूरियोसिटी भी एक इमोशन है? बिल्कुल। ये पॉजिटिव इमोशंस दिमाग के अटेंशन नेटवर्क्स के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल का काम करते हैं। तो इसका मतलब भावना या इमोशन सिर्फ हंसने या रोने तक सीमित नहीं है। पढ़ने की ड्राइव, प्रॉब्लम सॉल्व करने की लगन और क्यूरियोसिटी भी इमोशन का ही हिस्सा है। सही कहा। और जब इसी इमोशनल इंजन में
ऑप्टिक साइंस यानी विजुअल मैपिंग जोड़ दी जाती है तो वो मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स दिमाग में चित्र और मॉड्यूल्स का आकार ले लेते हैं। दिमाग उन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ टेक्स्ट की तरह नहीं बल्कि एक नक्शे या मैप की तरह देखता है ना? ये बहुत सटीक विश्लेषण है आपका। विजुअल स्पेशल लर्नोग्राफी इसी इमोशनल फ्यूल का इस्तेमाल करती है ताकि एब्स्ट्रैक्ट जानकारी को एक स्पेशल डायमेंशन दी जा सके। जैसे कि एक पेज पर लिखे नंबर्स। हाँ, जब कोई मैथ फॉर्मूला सिर्फ किताब में पढ़ता है तो वो एक 2D टेक्स्ट होता है, पर जब वही इंसान उस फॉर्मूला का एक विजुअल मैप बनाता है कि एक इक्वेशन का हिस्सा दूसरे हिस्से से कैसे जुड़ा है, तो दिमाग का पैराइटल लोब उस इंफॉर्मेशन को एक क्लियर फ्रेमवर्क दे देता है और तब वो मेमोरी बन जाती है। एग्जैक्टली। अब ये जानकारी रटने वाला डेटा नहीं रही बल्कि दिमाग के अंदर एक फिजिकल मैप बन चुकी है। यहाँ तक हमने एक्शन यानी मोटर साइंस, लॉजिक यानी कॉग्निटिव साइंस, इमोशंस यानी लिम्बिक साइंस और मैपिंग यानी ऑप्टिक साइंस को समझ लिया। राइट। जब एक सीखने वाले दिमाग में एक्शन, इमोशन और मैप मिल जाते हैं तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी नई जानकारी बिना भूले, परमानेंट और बिना किसी मेहनत के याद आने वाली कैसे बन जाती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असल जादू यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। और इसी जादू को समझने के लिए हम 5वें ब्रांच में प्रवेश करते हैं, जिसे जेड साइंस और उसके अंतर्गत आने वाली पाथवे लेनोग्राफी कहा गया है। जेड साइंस, ये थोड़ा नया टर्म है। शिवा नारायण की रिसर्च के मुताबिक दिमाग में मेमोरी जेड्स बनते हैं। एक जेड को हम एक मेमोरी यूनिट या एक माइक्रो नॉलेज कैप्सूल की तरह देख सकते हैं। ओके। जब किसी टॉपिक की सारी डिटेल्स दिमाग के न्यूरल सर्किट्स में एक साथ पूरी तरह फिट हो जाती है तो वो एक मुकम्मल जायद बन जाती है। पर इस जायद को परमानेंटली लॉक करने के लिए एक खास तकनीक का जिक्र है स्रोत में। वो तकनीक क्या है? इसे थैलेमिक साइक्लोजाइड रिहर्सल या शॉर्ट में TCR कहा गया है। थैलेमिक साइक्लोजाइड रिहर्सल, ये टर्म तो किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लग रहा है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर इसे तोड़कर समझें तो ये एक तरह का हाईली स्ट्रक्चर्ड, स्पेस्ड और लूप्ड रिपीटेशन है। मतलब रुक रुक कर रिवाइज करना। हाँ, जब दिमाग में कोई नया रास्ता बनता है तो वो शुरू में कच्चा होता है, पर जब एक ही जानकारी को एक निश्चित समय के बाद बार बार हाथों से लिखकर और फिजिकली दोहराकर रिहर्स किया जाता है तो दिमाग उन न्यूरल पाथवेज को फिजिकली मजबूत कर देता है। फिजिकली मजबूत कैसे? न्यूरोसाइंस की भाषा में उन न्यूरॉन्स के आसपास माइलिन शीथ मोटी हो जाती है, जिससे सिग्नल्स और तेज ट्रैवल करते हैं। स्रोत में इस अवस्था को डार्क नॉलेज का नाम दिया गया है। डार्क नॉलेज सुनकर थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। डार्क नॉलेज का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो कॉन्शियस माइंड से निकलकर दिमाग के सबकॉन्शियस या अचेतन हिस्से में चला गया है, जहां इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई दिमागी जोर या मेहनत नहीं लगानी पड़ती। ये प्रोसेस पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीखने जैसा लगता है मुझे तो। कैसे? थोड़ा समझाइए। जब कोई इंसान पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठता है तो हर एक छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच कब दबाना है, गियर कब बदलना है, एक्सेलरेटर कितना देना है। हाँ, शुरू में बहुत फोकस चाहिए होता है। वही ना, इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट और स्ट्रेस होता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के बाद जिसे स्रोत TCR या रिहर्सल कहता है, वो सब कुछ डार्क नॉलेज में बदल जाता है। बिल्कुल सही। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वही इंसान दोस्तों के साथ बात करते हुए या रेडियो पर गाना सुनते हुए बिना सोचे सही वक्त पर गियर बदल लेता है। ध्यान कहीं और होता है, लेकिन बॉडी ऑटोमेटिकली गाड़ी चला रही होती है क्योंकि वो स्किल अब सबकॉन्शियस मेमोरी में लॉक हो चुकी है। ये एनालॉजी इस प्रोसेस के अंडरलाइंग मैकेनिज्म को एकदम खोल कर रख देती है। पाथवे लेनोग्राफी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो सेल्स एक साथ लगातार एक्टिवेट होते हैं उनका कनेक्शन पक्का हो जाता है। एग्जैक्टली। कनेक्शन वक्त के साथ पक्का हो जाता है। इस ऑटोमेटेड लर्निंग को और रिफाइन करने के लिए फ्रेमवर्क में डिफरेंशियल लर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा गया है। ये एरर करेक्शन के लिए है ना? हाँ, इसका मुख्य काम एरर करेक्शन ही है। जब कोई दो कॉन्सेप्ट्स के बीच का अंतर देखता है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है, तो दिमाग गलत जानकारी वाले न्यूरल पाथवेज को काट देता है और सही पाथवेज को और पक्का कर देता है। वाओ। डिफरेंशियल लर्नोग्राफी से यह सुनिश्चित होता है कि जो ज्ञान ऑटोमेटेड या डार्क नॉलेज बन रहा है वो गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर कोई इस पूरी न्यूरोसाइंस को किसी पारंपरिक रियल वर्ल्ड क्लासरूम में अप्लाई करना चाहे तो वहां किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो बहुत बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि वो पुराना सिस्टम
जहां एक टीचर बोर्ड के पास खड़ा होकर लेक्चर देता है और 30-40 बच्चे चुपचाप बैठकर सुनते हैं, उसको तो पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, है ना? हाँ, उस मॉडल को तो बदलना ही होगा। स्रोत में टॉकिंग स्कूल्स को ब्रेन पेज स्कूल्स या हैप्पीनेस क्लासरूम्स में बदलने की बात की गई है, जहां सीखने वाले खुद एक्शन और इमोशन के जरिए अपने ब्रेन पेज या मेमोरी मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल और एक बड़ा डर भी पैदा होता है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर बच्चे खुद ही अपने मॉड्यूल बना रहे हैं और आपस में रिहर्स कर रहे हैं, तो क्या इससे क्लासरूम में अफरा तफरी और केओस नहीं फैलेगा? क्या इस नए फ्रेमवर्क में टीचर्स का रोल पूरी तरह से इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा? ये डर लाजमी है, पर अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो टीचर्स का रोल खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और साइंटिफिक हो रहा है। वो कैसे? इस लर्नोग्राफी फ्रेमवर्क में टीचर एक नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर से बदलकर एक फैसिलिटेटर या स्ट्रक्चरल गाइड बन जाता है। यहाँ मिनिएचर स्कूल्स का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट दिया गया है। मिनिएचर स्कूल्स यानी छोटे स्कूल। इसका मतलब है एक बड़ी क्लास के अंदर छोटे छोटे पेयर टू पेयर ग्रुप्स यानी छोटी क्लासेस बनाना, जहां सीखने वाले खुद एक दूसरे के लिए छोटे टीचर्स बन जाते हैं। पर क्या दो सीखने वाले एक दूसरे को गलत जानकारी पास नहीं कर सकते? यहीं पर टीचर का फैसिलिटेटर रोल एक्टिव होता है। जब कोई स्टूडेंट किसी दूसरे को पढ़ाता है तो उसे बोलना पड़ता है, हाथों से डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, लॉजिक लगाना पड़ता है और सामने वाले का इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब सारी ब्रांचेस एक साथ काम कर रही हैं? बिल्कुल, यानी उसकी मोटर, कॉग्निटिव, लिम्बिक और ऑप्टिक चारों साइंसेज एक साथ पीक पर काम करती हैं। टीचर वहां एज अ सुपरवाइजर मौजूद रहता है। तो टीचर बस ऑब्जर्व करता है? हाँ, वो डायरेक्ट लेक्चर नहीं देता, वो ग्रुप्स को ऑब्जर्व करता है, उनका इमोशनल वेक्टर बैलेंस मेंटेन करता है, और जहां एरर दिखे वहां डिफरेंशियल लर्नोग्राफी के जरिए एरर करेक्शन में तुरंत मदद करता है। ये तो बहुत ही एक्टिव प्रोसेस लग रहा है ना? इस मॉडल में कॉग्निटिव ओवरलोड यानी दिमाग पर जानकारी का असहाय बोझ लगभग खत्म हो जाता है। सीखने वाले ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। पढ़ाई एक बोझ न रहकर एक एक्टिव और एंजॉयबल प्रोसेस बन जाती है, और इसीलिए इन्हें हैप्पीनेस क्लासरूम्स का दर्जा दिया गया है। ये स्रोत और ताक्षशिला न्यूरोसाइंस का ये विश्लेषण सच में एजुकेशन के पुराने नजरिए को जड़ से हिला देने वाला है। अगर हम आज की इस चर्चा के दोनों स्रोतों का निचोड़ निकालें तो साफ दिखता है कि किस तरह 5 ब्रांचेस मोटर, कॉग्निटिव, लिम्बिक, ऑप्टिक और जेड और इनके अंतर्गत आने वाले 7 टाइप्स ऑफ लर्नोग्राफी मिलकर दिमाग को अपनी पूरी क्षमता से सीखने का मौका देते हैं। सही समरी दी आपने। और पता है, सुनने वालों के लिए इसका महत्व सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। चाहे कोई प्रोफेशनल अपने ऑफिस में किसी बड़ी मीटिंग या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हो, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए ये यूजफुल है। बिल्कुल। अगर वो जानकारी को सिर्फ पढ़ने या सुनने के बजाय हाथों से लिखने और ड्रॉ करने, उसके विजुअल मैप्स बनाने, प्रोसेस में अपनी क्यूरियोसिटी और इमोशनल ड्राइव को शामिल करने और टीसीआर के ढंग से स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करे, तो सीखने का रिजल्ट कई गुना बेहतर और हमेशा के लिए परमानेंट होगा। ये आखिरी निष्कर्ष पूरे फ्रेमवर्क का कोर है। सीखना कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो बाहर से किसी दिमाग के अंदर डाली जा सके। ये वो इंटरनल क्रिया है जो एक इंसान खुद अपने दिमाग के अलग अलग मॉड्यूल्स और अपने फिजिकल बॉडी के आपसी तालमेल से करता है। और लर्नोग्राफी इस तालमेल को हासिल करने का एक बेहद साइंटिफिक ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। एग्जैक्टली। इस एक्सप्लोरेशन को खत्म करने से पहले एक नया और थोड़ा विचार उत्तेजक सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है। बिल्कुल, बताइए। आजकल हर जगह ये शिकायत सुनने को मिलती है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। कहा जाता है कि नई जनरेशन के लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। सब लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और छोटी रील्स को इसका दोषी मानते हैं। ये तो आम बात होगी आजकल सुनना। हाँ, लेकिन आज की इस डीप न्यूरोसाइंटिफिक डाइव के बाद क्या ये सोचना गलत होगा कि शायद हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल खराब हुआ ही नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि हमारे दिमाग को, जो कि लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद एक्शन करने, इमोशंस को प्रोसेस करने और विजुअल मैप्स बनाने के लिए डिजाइन हुआ है, उसे हम आज भी जबरदस्ती घंटों तक एक ही जगह स्थिर बैठकर बिना किसी एक्शन के एक पैसिव लेक्चर सुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वाओ,
ये सच में सोचने वाली बात है। शायद समस्या टेक्नोलॉजी या दिमाग के कमजोर होने में उतनी नहीं है जितनी समस्या हमारे सीखने और सिखाने के इस अननेचुरल यानी अप्राकृतिक माहौल में है। अगर एक दिमाग नेचुरली फिजिकल मूवमेंट और क्यूरियोसिटी के लिए बना है और हम उसे एक बंद कमरे में चुपचाप बैठने को कहेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही। सही कहा आपने। ये एक ऐसी तस्वीर है जो वाकई हमें अपने सीखने के तरीकों और अपनी अटेंशन को समझने पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। इन्हीं नए सवालों और इस नए लर्निंग लैंडस्केप के विचारों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।